नमस्कार। अटूट बंधन के YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर मैं डॉक्टर जया आनंद स्वागत करती हूँ। आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ वो है आदरणीय तेजेंद्र शर्मा सर की कहानी वंस अ सोल्जर। ये कहानी मुझे बहुत अधिक पसंद है। ये कहानी भारतीय सेना के सेनानियों को समर्पित है, जिसमें बताया गया है कि एक जो सेनानी होता है, एक सिपाही होता है, वो जीवन पर्यंत तो सिपाही का अनुशासन पालन करता ही है, लेकिन मृत्यु के बाद भी वो अनुशासन उसके रग रग में समाया रहता है। देश, काल और वातावरण इसको बहुत ही खूबसूरती से इस कहानी में समेटा गया है। तो आइए सुनते हैं आदरणीय तेजेंद्र शर्मा सर की कहानी वंस अ सोल्जर। कैप्टन बिली मेहता को मे डे कहने का अवसर भी नहीं मिला। भारतीय सेना में 20 साल चीता और चेतक हेलीकॉप्टर उड़ाए, यहाँ लंदन में 10 साल DHL एयरलाइन में विमान उड़ाए, मगर कभी भी उसे किसी ऐसी इमरजेंसी का सामना नहीं करना पड़ा कि उन्हें मे डे का सिग्नल देना पड़ा। हेलीकॉप्टर और विमान उड़ाने के दौरान सिग्नल देना नहीं पड़ा, और आज जब कार एक्सीडेंट हुआ तो सिग्नल देने का कोई प्रावधान ही नहीं था। बस सामने एक लॉरी पलटी और कैप्टन बिली मेहता की कार सीधे उस लॉरी के भीतर समाती चली गई। मैं उस समय वहीं खड़ा था। मेरी मृत्यु कल वहीं और उसी जगह हुई थी, मोटरवे M1 जंक्शन 50। मुझे तो दरअसल जाना भी उस एग्जिट तक था, मगर मैं नॉर्थैम्प्टन की जगह किसी ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां से वापस नहीं आया जाता। मगर शायद मेरी आत्मा के लिए अभी तय नहीं हुआ था कि स्वर्ग जाना है कि नर्क, बस इसलिए वहीं भटक रहा था। और फिर यह भी हो सकता है कि मुझे बिली मेहता और उनकी पत्नी प्रभुजोत के साथियों पर जाना था। कमाल तो यह कि मुझे लेने न तो यमराज आए, न भैंसा, न ही कोई ऐसी सुरंग दिखाई दी जिससे मेरी आत्मा निकलकर किसी भगवान के दिव्य दर्शन करती। सच्ची बात तो यह है कि मैं उम्र भर न तो भगवान में विश्वास पैदा कर पाया, न ही उसे नकार पाया। कम से कम बिली मेहता अपने आप को पूरा हिंदू तो मानते थे, मंदिर और गुरुद्वारे भी जाते थे, पत्नी सरदारनी थी, अब तो थी ही कहना पड़ेगा। बिली मेहता और प्रभुजोत कार एक्सीडेंट के बाद बहुत हल्का महसूस कर रहे थे। बिली ने मुझे देखा। ओए दीपक, तू ऐथे की कर रहा है? शायद अभी तक कैप्टन बिली मेहता को समझ नहीं आया था कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, और साथ ही प्रभुजोत की भी। मगर मुझे तो अच्छी तरह पता था कि मामला क्या है। कैप्टन साहब, मैंने तो शायद तोड़े वास्ते इत्थे रोकिया होया सी, हुण इकट्ठे ही चलेंगे तीनों। बिली मेहता ने अपनी नीली आंखों को चमकाते हुए अंग्रेजी में बात शुरू कर दी। दरअसल उनका भी कोई कसूर नहीं। वे DHL एयरलाइन में बात करते करते आधे से अधिक तो अंग्रेज हो ही चुके थे। मुझे तो उनके जीवन की एक एक घटना के बारे में पता है। हालांकि हमारी दोस्ती तो लंदन में ही हुई थी, मगर कल तक हम दोनों इस दुनिया में एक दूसरे के सबसे करीबी दोस्त थे, और आज मरने के बाद भी। बिली मेहता का शराब पीने का अंदाज निराला था। रात को डिनर से पहले 3 पैग लेते थे, सिंगल मॉल्ट। अपना ब्रांड बदलते रहते थे, जो सेल में मिलता वही खरीद लेते। ग्लेन लिवेट, ग्लेन किडिश, ग्लेन मोराजी, ग्लेन मोरे, हाईलैंड सिंगल मॉल्ट, टेल्सिकर, बोमोर, उन्हें किसी भी ब्रांड से कोई परहेज नहीं था। ओए दीपक, बस मती ही तो मारनी है, ब्रांड नाल की फर्क पैदा है। लेकिन पीते सिंगल मॉल्ट ही थे। मजाल है किसी और विस्की के बारे में सोच भी लें। यार दीपक, जब आर्मी में थे तो मेस में रम भी मिला करती थी, उसी से काम चलाना पड़ता था।
मगर अब अगर भगवान ने मौका दिया है कि ढंग की विस्की पिए तो फिर बेस्ट क्यों न पिए। रम और कोक पी पी कर टेस्ट का सत्यानाश हो गया था, इसलिए बस सिंगल मॉल्ट ऑन द रॉक्स। साली सोडे और पानी का कोई चक्कर ही नहीं। बोतल अपनी और बर्फ प्रभुजोत जी की, जिंदगी रॉक्स। प्रभुजोत भी तो अद्भुत पत्नी है, नहीं थी। उन्होंने कभी भी बिली से कभी कोई शिकायत नहीं की। बिली उनका हीरो था और है। जब कारगिल युद्ध हुआ था तो बिली के जिम्मे ही यह काम था कि फ्रंटलाइन सैनिकों को हथियार, गोला बारूद और दवाइयां पहुंचाना। बिली मेहता को कारगिल के बाद वीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था और प्रभुजोत अपने हीरो को निहारते नहीं थकते। बिली मेहता का पूरा नाम तो बलजीत सिंह मेहता था, मोना पंजाबी, मगर फौजियों के लिए वह बिली ही था और वही नाम उसके साथ चिपक कर रह भी गया था। बिली जब फौज में दाखिल हुआ तो उसका एक ही स्वप्न था कि वह हेलीकॉप्टर उड़ाए। उसे टैंक, तोप चलाने या विमान उड़ाने के मुकाबले हेलीकॉप्टर उड़ाने में एक अलग किस्म की चुनौती दिखाई देती। बिना जमीन पर दौड़ लगाए बस जहां खड़े हैं वहीं से सीधे ऊपर उड़ान भर देने की सोच ही उसे गर्व से भर देती थी। दीपक यार, इन्फेंट्री का तो बस एक ही काम होता है, मारना। फाइटर पायलट का भी एक ही काम है, बम गिराना और दुश्मन के विमान को मार भगाना। जबकि हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला पायलट उसका काम अलग ही होता है। वह एक तरफ तो गोला बारूद सीमा पर पहुंचाता है, वहीं दूसरी ओर जवानों के लिए दवाई और दूसरे सामान भी पहुंचाता है, घायल जवानों को अस्पताल पहुंचाता है। तब समझ में आया कि कैप्टन बिली मेहता ने एयरफोर्स की मुख्य धारा में शामिल न होकर सेना के हेलीकॉप्टर क्यों चुने। उन्हें अपने साथियों ने समझाया भी था, देखो यार, अगर पायलट ही बनना है तो एयरफोर्स प्रॉपर ज्वाइन करो। ये भला क्या तुक हुई कि आप बने पायलट और काम करें आर्मी के साथ। मगर बिली मेहता तो बचपन से ही जिद्दी थे, अपनी बात मनवाकर ही दम लेते थे। और फिर यहाँ तो सवाल उनके उसूलों का था। वे एक ऐसे सकारात्मक इंसान थे जो युद्ध में भी कुछ न कुछ सकारात्मक खोज लेते थे। बिली मेहता ने कार में क्षत विक्षत अपने और अपनी पत्नी के शवों को देखा। यार दीपक, कभी शेव करते हुए कट भी लग जाता था, जब तक ठीक नहीं हो जाता था किसी को चेहरा दिखाने का दिल नहीं करता था। कैसा डरावना लग रहा हूं मैं, भला ये कैसी मौत हुई? कैप्टन साहब, हालांकि मैं तो आपकी तरह हुस्न परस्त नहीं हूँ, मगर कल मैं भी ठीक आप ही की तरह सोच रहा था। और हाँ, पहले तो मुझे घबराहट हुई कि मेरा शरीर तो यहाँ पड़ा है M1 पर, भला मेरे बेटे को खबर कौन देगा? फिर एकदम याद आया कि मैंने तो अपना फ्यूनरल पहले से बुक करा रखा है। उसके सर्टिफिकेट की एक कॉपी ग्लव बॉक्स में भी रख ली थी। जब पुलिस वाला कार की तलाशी ले रहा था तो उसको अचानक वो सर्टिफिकेट दिखाई दे गया। उन्होंने सीधे फ्यूनरल एजेंट को फोन किया, उसे और कहीं फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पर मेरे बेटे को भी उन्होंने ही फोन किया होगा। राजीव ने आपको फोन करके बताया नहीं क्या? नहीं, फोन तो नहीं आया। पहले बेचारा दूसरे रिश्तेदारों को फोन कर रहा होगा। और मीरा बेटी तो अमेरिका में है ना, उस बेचारी पर पता नहीं क्या गुजरेगी। देखो, वो पुलिस भी आ गई। देखते हैं अब हमारे शरीर को कैसे बाहर निकालते हैं। तुम्हें क्या लगता है दीपक, हमारे जिस्म साबुत बाहर निकल आएंगे या काट के निकालना पड़ेगा? यार, मरने के बाद भी शरीर से मोह नहीं कम हुआ। बात तो आप ठीक कह रहे हैं कैप्टन साहब। जब तक यहाँ से दूर नहीं चले जाएंगे तो शायद तब तक शरीर से जुड़ाव कम नहीं हो पाएगा। देखिए, पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया है। आपकी जेब में आपका मोबाइल भी निकाल लिया है। वैसे आप लकी हैं कि आप मर्सिडीज चला रहे थे। कोई दूसरी गाड़ी होती तो गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते। यार, एक बात तो माननी पड़ेगी, यहाँ की पुलिस हमारी लाशों के साथ भी खासी इज्जत से पेश आ रही है। इसमें कोई रंग भेद का चक्कर नहीं चल रहा।
देखिए, पुलिस वाला आपका आई कार्ड देख रहा है। अरे हाँ, ये तो वही पुलिस वाला है जो कल मेरे एक्सीडेंट के वक्त आया था। हैरान हो रहा होगा कि 2 दिन एक ही समय पर 2 दुर्घटनाएं कैसे हो सकती हैं, और दोनों दिन मरने वाले भारतीय मूल के लोग। वैसे अब उसे पता चल जाएगा कि आप DHL के साथ पायलट हैं। वेरी गुड। उसने ग्लव कंपार्टमेंट भी खोल लिया है। आपका फ्यूनरल सर्टिफिकेट मिलेगा और पुलिस वाला तो पगला ही जाएगा कि दोनों ने एक ही जगह फ्यूनरल भी बुक करवा रखा है। यह अच्छा है कि अब फ्यूनरल एजेंट हमारे घर वालों को फोन कर लेंगे। तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें अपने घरों में जाकर देखना चाहिए कि बेचारे कितने रो रहे हैं? कैप्टन साहब, हम एक मामले में लकी हैं कि हमारे बच्चे हमें सचमुच प्यार करते हैं, और मैंने तो जीते जी ही सब कुछ बेटे बेटी के नाम कर दिया है। जाहिर है कि मेरे मरने से उन्हें कुछ अलग से तो मिलने वाला है नहीं, बस ले दे के एक बैंक अकाउंट है और कंपनी की पेंशन। उसमें मेरे दोनों बच्चे बराबर के नॉमिनी हैं। दीपक, तुम तो कल से यहाँ हो, कहीं कोई खबर मिली कि हम अब जाएंगे कहाँ? आखिर हमें भटकने के लिए क्यों छोड़ा जा रहा है? मुझे तो बस एक ही अफसोस रहेगा कैप्टन साहब, हम दोनों ने कितनी बार प्रोग्राम बनाया कि भारत जाकर आपके उस इलाके को देख आए जहां आप हेलीकॉप्टर उड़ाया करते थे, मगर ऐसा हो नहीं पाया। भाभी जी तो अपने दिल्ली वाले घर को भी देखने जाना चाहती थी। वैसे अभी भी क्या बिगड़ा है दीपक? अब तो किसी फ्लाइट की टिकट लेने की भी जरूरत नहीं। क्यों प्रभुजोत जी, दीपक को ले चले इंडिया? कैप्टन साहब, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। पुलिस आपकी लाशों को एम्बुलेंस में रखकर ले जाए और हम भरोसा कर ले कि सब ठीक ठाक हो गया है, तो हम दिल्ली और कश्मीर भी पहुंच जाएंगे। कैप्टन साहब को लगा कि मैं बात तो ठीक ही कर रहा हूँ। हम तीनों ना तो थक रहे थे, ना ही बोर हो रहे थे। बस एक बात समझ नहीं आ रही थी, क्या हम तीनों भी फिल्मी तरीके से M1 से अंतर्ध्यान होकर सीधे दिल्ली में प्रकट हो जाएंगे, या फिर हमें हनुमान जी की तरह उड़ते हुए भारत पहुंचना होगा। तीनों नई नई आत्मा बने हैं, कोई अनुभव तो है नहीं। कुछ कंफ्यूजन ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी हल नहीं हो पाते, परेशान करते रहते हैं। हम बहुत सी बातें तो फिल्मों में से ही सीखते हैं या फिर कहानियों से, मगर असली अनुभव तो पहली बार करने जा रहे हैं। यह यात्रा एक अनूठा अनुभव सिद्ध होने वाली है। हम किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं और हम सबको देख पा रहे हैं। मैंने हमेशा कैप्टन बिली मेहता को या तो सिविल कपड़ों में देखा है या फिर DHL के पायलट के रूप में। भारतीय फौजी की यूनिफॉर्म में तो बस उनके फोटो ही देखे हैं। अब तो वे कपड़े कभी बदलेंगे नहीं। बस जिन कपड़ों में मौत हुई है, अब तो उन्हीं कपड़ों में रहना पड़ेगा। मगर आत्मा तो कपड़े पहनती नहीं, फिर हमने अभी तक कपड़े क्यों पहन रखे हैं? शायद हम अभी पूरी तरह से आत्मा नहीं बने, कुछ बीच की सी स्थिति में है। प्रभुजोत भाभी थोड़ी इमोशनल हो रही थी। उनके पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस में रखा जा रहा था। उनका चेहरा खून से सना है। विंड स्क्रीन का शीशा चकनाचूर होकर उनके चेहरे में जगह जगह धंस गया था। उनके शरीर को तो दर्द महसूस करने पर का अवसर भी नहीं मिला था। बस एक पल वे जिंदा थी और दूसरे पल ही शरीर से बाहर। एक मित्र की मृत्यु के बाद उसकी 13वीं पर पंडित जी को बोलते सुना था, जब इंसान की मृत्यु होती है तो इंसान की आत्मा केवल अंगूठे भर की रह जाती है। उसे यमराज के 2 सेवक आकर यमलोक ले जाते हैं, जहां उनकी शिनाख्त की जाती है कि सही व्यक्ति की ही मृत्यु हुई है, और फिर आत्मा को एक बार फिर धरती पर भेजा जाता है। आत्मा के वापस आने से पहले शरीर का अंतिम संस्कार करना अति आवश्यक होता है, अन्यथा आत्मा अपने शरीर में वापस प्रवेश करने का प्रयास करती है। पंडित जी तो प्रेत और भूत की बातें कर रहे थे, श्राद्ध की भी, मगर यहाँ तो हम तीनों अभी तक M1 से आगे बढ़े ही नहीं थे। एम्बुलेंस चल दी, पुलिस की गाड़ियां भी खिसकने लगी। हम तीनों स्थिति को समझने का पूरा प्रयास कर रहे थे। यदि जीवन में कैप्टन बिली मेहता मेरे सीनियर थे, तो मरने के बाद मैं उनसे एक दिन वरिष्ठ था।
कैप्टन बिली मेहता मेरी ओर देख रहे थे कि शायद मैं ही कोई निर्णय लूं, जबकि मैं पिछले एक दशक से हमेशा कैप्टन बिली मेहता की बातों को अपने लिए निर्देश समझता रहा। मैं तो कैप्टन बिली मेहता के मजाक को भी गंभीरता से लिया करता था। दीपक आर्मी में कर्नल के ओहदे पर पहुंच गया था। सब लोगों से दीपक आर्मी में मैं कर्नल के ओहदे पर पहुंच गया था। सब लोगों से सैल्यूट लेने का आदी हो गया था। जब यहाँ एयरलाइन में फ्लाइंग शुरू की तो लोग कैप्टन कहने लगे। यार लगता था जैसे मेरा डिमोशन हो गया है, कर्नल से वापस कैप्टन। मुझे इस नए टाइटल से एडजस्ट करने में खासा वक्त लगा था। अब मुश्किल यह थी कि दिल्ली के करियप्पा विहार कैसे पहुंचा जाए। कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि हम आत्माओं के मामले में अभी प्रोबेशन पीरियड में हैं। ना कोई ट्रेनिंग और ना ही कोई अनुभव। जैसे किसी को पानी में फेंक दिया जाए और कहा जाए चलो अब तैरना शुरू करो। कैप्टन बिली मेहता ने मेरी तरफ देखा। दीपक ऐसा करते हैं कि मैं और प्रभुजोत अपना ध्यान दिल्ली कैंट और करियप्पा विहार पर फोकस करते हैं और तुम अपना ध्यान इन दोनों पर फोकस करो। देखते हैं शायद ये ट्रिक काम कर जाए, क्योंकि हम तो अब इस बड़े से शून्य का हिस्सा है। हमें इस सफर करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत तो है ही नहीं। ये ठीक रहेगा कैप्टन साहब, आप भी फोकस करिए और मैं भी। अच्छा, आपको एक बात और बता दूं, हमें रात और दिन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे रात को भी सब ठीक दिखाई दे रहा था। बस जल्दी हम तीनों की टीम और सीधे पहुंच गए करियप्पा विहार के गेट पर। प्रभुजोत भाभी को मजा आ रहा था, क्योंकि एंट्री पॉइंट पर तैनात संतरी को हम दिखाई नहीं दिए। किसी रजिस्टर पर साइन नहीं करना था। भाभी को तो 17/345 वाला फ्लैट देखने की जल्दी थी। उस फ्लैट से उनका वर्षों का नाता था। वे जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना चाहती थी। कैप्टन बिली मेहता थोड़े छिचके। जाहिर है फौजी भी रहे हैं और 10 साल से लंदन में भी रह रहे हैं। सुनिए, न जाने जो लोग आज वहां रह रहे हैं वे किस हालत में होंगे। अचानक किसी के घर पर धावा बोलना अच्छा नहीं लगेगा। उनकी प्राइवेसी का भी तो ख्याल रखो। भाभी को तो कप्तान साहब की बात समझ में आ गई। इधर उधर देखती रही। पुरानी पहचान वाला कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। नीचे वाली मिसेस कपूर और वो साउथ इंडियन जानकी, कितनी खूबसूरत यादें थी इस बिल्डिंग के साथ। आज यह केवल एक बिल्डिंग है। कल उनका घर इसी बिल्डिंग में था। बेटा रवि और बेटी प्रीति यहीं रहकर तो पढ़े थे। यूनिवर्सिटी स्पेशल से जाया करते थे। भाभी को समझ नहीं आ रहा था कि अगर घर के अंदर नहीं जाना था तो यहाँ आए क्यों। कैप्टन साहब ने स्थिति को संभालते हुए कहा, चलो गोपीनाथ बाजार तक चलते हैं। तुम्हारी चाट की दुकान याद है तुम्हें? भाभी इमोशनल तो हो रही थी, मगर उनकी आंखें नम नहीं हो पा रही थी। शायद मरने के बाद मृतक की आंखें नम नहीं होती। जो पीछे रह जाते हैं आंखों में उनके ही पानी आता है। आज भाभी को गोपीनाथ बाजार में कोई खास रुचि महसूस नहीं हो रही थी। वे शायद इन यादों से दूर चले जाना चाहती थी। जिस शौक से वे यहाँ आई थी, वे शौक बरकरार नहीं रख पा रही थी। अचानक रवि और प्रीत अपनी छोटी उम्र के रूप में सामने आ खड़े हुए। भाभी ने कैप्टन साहब को दिखाया। आप इन सब बातों को नहीं देख पाते थे। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। आप तो बॉर्डर पर चले जाते थे, पीछे से अकेली मैं इनको बड़ा होते देखती थी। अचानक कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगे थे। दरअसल कैप्टन साहब को तो पता ही नहीं कि बच्चे बड़े कैसे हो गए। उनके एक दोस्त ने एक बार उनसे कहा भी था, बिली भाई, मैंने अपने बच्चों को हॉरिजॉन्टल बड़े होते देखा है, वर्टिकल नहीं। जब मैं सुबह काम पर जाता हूँ तो वे सो रहे होते हैं, और जब रात को वापस आता हूँ तो भी वे सो रहे होते हैं। उनको खड़े तो कभी देखा ही नहीं। कुछ ऐसी ही स्थिति कैप्टन साहब की भी थी। वे फौजी बनकर बॉर्डर पर देश की रक्षा करते
और बच्चे सिविलियन बनकर बड़े होते जाते हैं। आज बेटा आईटी एक्सपर्ट है और बेटी वकील है। दरअसल मेरी रुचि तो कप्तान साहब को फौजी यूनिफॉर्म में हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए देखने की थी। करियप्पा विहार तो मैं भाभी जी को खुश करने के चक्कर में चलाया, वरना मुझे गोपीनाथ बाजार की चाट में क्या इंटरेस्ट था। मुझे तो साउथ हॉल की गुप्ता चाट भंडार की चाट भी मजेदार लगती थी और सकोनी की दही पापड़ी चाट भी। भाभी एक बार फिर करियप्पा विहार आने की जिद करने लगी। फिर बोली, चलिए एक चक्कर सदर का भी लगा लेते हैं, शायद आत्मा में ठहराव आसानी से आ जाता है। कैप्टन बिली मेहता ने चुहल की, फिर तो तुम आरआर अस्पताल भी जाना चाहोगी, वहां से भी तो तुम्हारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। अचानक सामने एक पोस्टर दिखाई दिया, राफाल विमान कल अंबाला एयरबेस पहुंच रहे हैं। कैप्टन बिली मेहता ने अपना निर्णय खट से सुना दिया। फिलहाल टाइम वेस्ट नहीं करना है। कल फ्रांस से राफाल फाइटर जहाज अंबाला एयरबेस पहुंच रहा है। अब हमारी अगली उड़ान वही की होगी। एयर चीफ मार्शल की उपस्थिति में राफाल अंबाला पहुंचेंगे। मेरे लिए तो इससे बड़ा मौका कोई हो ही नहीं सकता। अब तो उनके साथ ही खड़ा होकर राफाल आते हुए देखूंगा। दीपक, किसी भी फौजी के लिए ये सीना चौड़ा करने वाला पल होगा। मैंने भी पंगा लिया, तो ट्रेन से चलना है या टैक्सी कर ले? बदमाशी, कैप्टन बिली मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा यहाँ आना तो बेकार ही हो गया। न किसी पड़ोसी को देख पाई, न कैंटीन गई, कोई पुराना सेवादार तक नहीं दिखाई पड़ा। सुनिए, सदर वाले गुरुद्वारे में मत्था ही टेकाते हैं। प्रभुजोत भाभी को राफाल में कोई खास रुचि नहीं दिखाई दे रही थी। चलो जी, गुरुद्वारे जाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। वाहे गुरु का आशीर्वाद लेके चलेंगे तो कल राफाल के दर्शन चंगे हो जाएंगे। और हम तीनों गुरुद्वारे में शब्द सुनने लगे। एक बात तो तय हो गई थी कि हम तीनों में से कोई भी बुरी आत्मा नहीं था, वरना गुरुद्वारे में एंट्री कैसे मिलती। मैं लंदन में भी गुरुद्वारे में लंगर खाने जाया करता था। वहां का माहौल ही अलग होता है। कुछ वैसी ही खुशबू यहाँ भी मौजूद थी। रागी पूरी तन्मयता से भजन गा रहे थे। भाभी साहब का तो बस चलता तो वहीं बैठी रहती। अचानक फिर से इमोशनल हो गई। चलो जी, वापस लंदन चलते हैं। राफाल नहीं देखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, अपने बच्चों के पास चलते हैं। ओ भागवंती, अब ये सब तेरे बच्चे हैं। जैसे तू इनको नहीं छू सकती, वैसे ही अब अपने बच्चे भी नहीं छू पाएंगे हमें, न ही उनसे बात कर पाएगी। क्यों अपना दिल खराब करती है? कल अंबाला चलेंगे, वहां मेरा स्कूल भी है, एयरफोर्स स्कूल अंबाला कैंट। मैं वहीं पढ़ा था। जब भारत छोड़ा था तो उसका गेट नीले रंग का होता था। अभी भी वैसा ही होगा। एयरफोर्स का रंग नीला ही है। मेरा पूरा कैरेक्टर उसी स्कूल के मास्टरों ने बनाया था। एक सूबेदार साहब परेड करवाया करते थे। क्या कड़क मूछें थी उनकी। उनका नाम था मूलचंद मुल्तानी। मुल्तानी में वे जबरदस्त गालियां दिया करते थे। साफ महसूस हो रहा था कि कैप्टन साहब पूरी तरह से नॉस्टैल्जिक हो चुके हैं। अब वे हमें गंभीरता से अंबाला, श्रीनगर, कारगिल ले जाएंगे। और कप्तान साहब यह नहीं समझ पा रहे थे कि उनके साथ साथ मैं और भाभी भी राफाल विमान को एयर चीफ के साथ ही खड़े होकर देखेंगे। कैप्टन बिली मेहता हमें दिल्ली कैंट से सीधे अंबाला कैंट ले गए। हमें एयरफोर्स स्कूल अंबाला कैंट के सामने खड़ा कर दिया। उन बच्चों को देखकर बहुत अच्छा लगा। जब हम उन बच्चों को देखकर भाव विभोर हो रहे थे, कैप्टन बिली मेहता उनमें उन बच्चों को देख रहे थे जो सूबेदार साहब मूलचंद्र जी का विद्यार्थी था। उनके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, बाएं से तेज चल, 1 2 1 1 2 1 1 2 1। आगे की पंक्ति में बाएं हाथ पर खड़े लड़के को हम एक एयरफोर्स के विद्यार्थी की तरह देख रहे थे।
जबकि कैप्टन बिली मेहता का विद्यार्थी स्वरूप स्वयं वहां जाकर परेड करने लगा था। सूबेदार मूलचंद की कड़क मूछें अब भी कैप्टन बिली मेहता को दिखाई दे रही थी। वे हमें अंदर ले गए। वहां एक बोर्ड लगा था, उसमें वर्ष के श्रेष्ठ विद्यार्थियों की सूची थी। वहां कैप्टन मेहता ने मुझे दिखाया, साफ लिखा था, वर्ष का श्रेष्ठ विद्यार्थी बलजीत सिंह मेहता। प्रभुजोत भाभी भी पहली बार ही इस स्कूल में आई थी। जाहिर है कि उन्हें भी अपने पति पर गर्व हो रहा था। उन्हें मरने के बाद विश्वास हो गया था कि उनका पति अपने समय का श्रेष्ठ विद्यार्थी भी था। खाली बच्चों पर रौब नहीं काटते थे। कैप्टन साहब, आत्मा होने का एक नुकसान होता है। हम अंबाला कैंट स्टेशन पर तो गए हैं, हम अंबाला कैंट स्टेशन पर तो गए ही नहीं। हमें अपनी यात्रा तरीके से प्लेन से करनी चाहिए। हम रास्ते में चक्रवर्ती लेक पर भी नहीं रुके। वहां आमतौर पर लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं। ओए काका, आराम वो लोग करते हैं जो थकते हैं। हम कहाँ थकने वाले हैं? हमारे अंदर तो थकने वाला सॉफ्टवेयर है ही नहीं। वैसे ये तो सच है कि मेरे वक्त का यहाँ न तो कोई विद्यार्थी होगा, न ही कोई अध्यापक, और हमें देख कोई सकता नहीं, तो प्रिंसिपल से मिलने का कोई मतलब नहीं बनता। मगर कैप्टन साहब की जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल होने वाला था राफाल विमानों का अंबाला एयरबेस पर उतरना। अब इसे जिंदगी कहा जा सकता है या नहीं, इस पर बहस हो सकती है, मगर वे अंबाला आए तो इसी सिलसिले में। 29 जुलाई 2020 कैप्टन बिली मेहता के लिए अहम तारीख। 29 जुलाई 2020 कैप्टन बिली मेहता के लिए एक अहम तारीख। दोपहर को करीब 3 बजे राफेल विमान लैंड करेंगे। अंबाला में मौसम खराब हो रहा था, बादल छाए हुए थे। कहा जा रहा था कि यदि राफाल विमान अंबाला में लैंड नहीं कर पाए तो उन्हें जोधपुर ले जाया जाएगा। कैप्टन बिली मेहता को चिंता होने लगी कि यदि अंतिम क्षणों में यह निर्णय लिया गया तो हमें राफाल विमानों की लैंडिंग कैसे देख पाएंगे। इतने इमोशनल हो गए थे कि वे भूल चुके थे कि हम राफाल से अधिक गति से जोधपुर पहुंच सकते हैं। मैं तो भूल ही गया था कि कैप्टन बिली मेहता पहले फौजी हैं और बाद में पति या दोस्त। इसी जल्दबाजी और खुशी के माहौल में अचानक कैप्टन बिली मेहता बोल उठे, दीपक और प्रभुजोत, एक बात ध्यान से सुनो। अब हम अंबाला एयरबेस में प्रवेश करने वाले हैं। यार, इसमें सिविलियन नहीं जा सकते, तुम दोनों को बाहर रहना पड़ेगा। यह तो सिक्योरिटी का मामला है। अगर तुम दोनों को अंदर ले जा सकता तो सिक्योरिटी बीच में, अगर तुम दोनों को अंदर ले जाता हूं तो सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगा। अब तक मुझ में भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ चुका था। आखिर मैं उनसे पहले आत्मा बना था। ओ कप्तान साहब, आप हमें न ले चलिए, अपने एयर चीफ के साथ जाकर राफाल का मजा लीजिए। मैं और भाभी अपने आप आ जाएंगे। आखिर हम सिविलियंस की भी कोई इज्जत है, हम भी तो भारत को प्यार करते हैं। यह तो सिक्योरिटी का मामला है। अगर तुम दोनों को अंदर ले जाता हूं तो सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगा। अब तक मुझ में भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ चुका था। आखिर मैं उनसे पहले आत्मा बना था। ओ कप्तान साहब, आप हमें न ले चलिए, अपने एयर चीफ के साथ जाकर राफाल का मजा लीजिए। मैं और भाभी अपने आप आ जाएंगे। आखिर हम सिविलियंस की भी कोई इज्जत है, हम भी तो भारत को प्यार करते हैं। हम दोनों आपसे थोड़े दूर खड़े होकर आपके चेहरे की खुशी का मजा लेंगे। भाभी के चेहरे पर थोड़े कंफ्यूजन के भाव थे। अभी 3 बजने में करीब 15-20 मिनट का समय बाकी था। बाहर सैल्यूट की तैयारी की जा रही थी। एयरफोर्स की यही परंपरा है कि किसी भी नए विमान का स्वागत वाटर सैल्यूट से ही किया जाता है। कैप्टन मेहता ऊहापोह में थे। वैसे दीपक, अगर जहाज वहां लैंड करते हैं तो मुझे बहुत तसल्ली होगी, क्योंकि
यह मेरा ओरिजिनल बेस है। वैसे जोधपुर कौन सा दूर है, अगर वहां लैंड करेंगे तो वहां चले जाएंगे, और फिर हमें कौन सा बाय रोड ट्रैवल करना है। उद्घोषणा हो गई थी कि राफाल विमान समय पर ही लैंड करने वाले हैं। कैप्टन बिली मेहता ठीक एयर चीफ मार्शल भदौरिया के साथ खड़े हो गए। जाहिर है कि उससे अच्छा व्यू तो और कहीं से मिल नहीं सकता था। कैप्टन बिली मेहता के दिमाग में यह बात जरूर आई होगी कि उन्हें एयर चीफ के शरीर में प्रवेश कर लेना चाहिए। इससे वे एयर चीफ के दिल की धड़कनों को भी महसूस कर पाएंगे। राफाल की चिंगाड़ती हुई लैंडिंग हुई, करतल ध्वनि सुनाई थी। सब कुछ प्लान के अनुसार हुआ। कैप्टन बिली मेहता के चेहरे पर गर्व के भाव थे। उनका मन चाह रहा था कि एक बार राफाल के भीतर चक्कर लगाएं, मगर उनके सिद्धांत आड़े आ रहे थे। इस विमान का काम तो दुश्मनों को मात देना है। देशभक्त होकर भी, फौजी होकर भी वे अपने जीवन सिद्धांत को भूले नहीं थे। कप्तान साहब, आप क्या सोचते हैं? एक बार वापस लंदन जाकर देखाएं हमारे शरीरों के साथ फॉरेनर क्या कर रहे हैं। अब तक तो हमारे अंतिम संस्कार की तारीख भी तय हो गई होगी। कम से कम अपने अपने फ्यूनरल पर तो हमें हाजिरी लगानी ही चाहिए। मेरे दिमाग में विचार कौंधा, दीपक बाबू, कम से कम 5 दिन तो फ्यूनरल की तारीख मिलने में लगते ही हैं। हम यहाँ से चलते हैं श्रीनगर और वहां से कारगिल, उसके बाद सीधे लंदन चलेंगे। हमें यह भी जांचने का मौका मिल जाएगा कि जिस फ्यूनरल सर्विस एजेंसी ने हमसे पैसे ले रखे हैं वो कंपनी असली भी है या धोखा ही है। बात में तो दम था। राफाल की लैंडिंग देख ली थी, बस चल दी सवारी श्रीनगर बेस के लिए। वहां के चेहरे भी कप्तान साहब को बदले बदले दिखाई दे रहे थे, मगर डिसिप्लिन वही था। वहां चीता और चेतक दोनों हेलीकॉप्टर आज भी दिखाई दे रहे थे। दीपक जी, ये जो सामने हेलीकॉप्टर खड़े हैं ना, उसमें चेतक भी है और चीता भी। जो पूरी तरह से ढका हुआ है वो चेतक है, और जो पीछे खुला लग रहा है इसे चीता कहते हैं। हमारी फौज में मजाक में कहा भी जाता है कि चीता जंगल में नंगा घूमता है। जब मैंने एयरफोर्स ज्वाइन की थी तो इन हेलीकॉप्टरों को आए करीब 10 साल हो गए थे। मेरे फौज छोड़ने के वक्त भी इन्हीं हेलीकॉप्टर से काम चल रहा था, यानी उस वक्त ये 30 साल पुराने हो चुके हैं और आज भी दिखाई दे रहे हैं। बस यही एक बात मुझे हमेशा खटकती रही है कि फौज में जहाज, हथियार मॉडर्न करने में सालों साल बीत जाते हैं। हमारे बहुत से अफसर तो इसी चक्कर में जान दे बैठते हैं। कप्तान साहब, आपने इसी चक्कर में तो फौज नहीं छोड़ दी थी। वैसे एक वजह तो ये भी थी, पर सच ये है कि फौज में एक खास पोजीशन पर पहुंचने के बाद हमें पता चल जाता है कि अब आगे की प्रमोशन होने की कोई उम्मीद नहीं है। कर्नल के बाद एक बॉटल नेक बन जाती है। प्यासे बहुत होते हैं और पानी के गिलास कम। हमारे बहुत से फौजी फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए सिविलियन एयरलाइन से जुड़ जाते हैं। रैंक में न सही पर तनख्वाह में तो खासी तरक्की हो ही जाती है। दीपक जी, हम यहाँ से सॉर्टी भरते थे। वो जो यंग अफसर जा रहा है ना, उसका काम यही है। वह हेलीकॉप्टर से ऊपर कारगिल, द्रास और दूसरी जगहों पर सामग्री पहुंचाता है। वही काम मैंने सालों तक किया है। आज तो मेरी मेम साहब भी बॉर्डर पर आ गई हैं। इनको भी पता चल गया कि हम कैसी जिंदगी जीते रहे हैं। ज्योति जी, देख लो। प्रभुजोत भाभी लगभग फटी फटी आंखों से पूरे दृश्य को देख रही थी और कप्तान साहब बताए जा रहे थे, हमारी ट्रेनिंग तो भूचाल और बाढ़ में सहायता करने की भी होती है। सिर्फ लड़ाई में काम नहीं करते। शांति के समय भी जब कोई आपदा आती है उसका सामना हम करते हैं। कितनी बार तो बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला है। मैं महसूस कर रहा था कि अगर कप्तान साहब को मौका मिले तो अभी यूनिफॉर्म पहनकर हेलीकॉप्टर लेकर उड़ान भर लेंगे। कारगिल देखना बहुत जरूरी था। वैसे श्रीनगर की सुंदरता इंग्लैंड की हरियाली को चुनौती देती लग रही थी।
हम निकल पड़े अगली उड़ान पर। कप्तान साहब बता रहे थे, दुश्मन से हमारा सबसे खतरनाक मुकाबला द्रास सेक्टर के तोलोलिंग की पहाड़ियों पॉइंट 5140 और टाइगर हिल पर हुआ। ये डिफेंस के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण थे। यहाँ पर दुश्मन हमारा लेह का रास्ता रोके हुए काफी नुकसान पहुंचा रहा था। यहाँ हमें अपने जवानों को गोला बारूद और हथियार पहुंचाने होते थे। श्रीनगर लेह की रोड को भी चलाए रखना था। कप्तान साहब, आज कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके सामने आज वही जमीन है जिसे आपने लड़ाई के जमाने में देखा है और फौजियों की मदद की। आज तो आप खासे इमोशनल फील कर रहे होंगे। सच तो ये है कि उस वक्त प्रॉपर हेलीपैड तक नहीं था। बस एक जज्बा था देश के लिए मर मिटने का, अपने जाबाज फौजियों की मदद करने का, मुल्क के लिए कुछ कर गुजरने का। दीपक, एक सिविलियन कभी भी फौजी के दिल की भावनाओं को नहीं समझ सकता। हमारे लिए ये सिर्फ पैसे कमाने वाली नौकरी नहीं होती। हमारी ट्रेनिंग अलग किस्म की होती है। सच तो ये है कि हमारा शरीर मर सकता है, हमारे भीतर का फौजी कभी नहीं मरता। याद रखना, वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। हमारी यात्रा पूरी हो चुकी थी। अभी ये तय नहीं हुआ था कि हमारा दूसरी दुनिया में जाने का समय तय हुआ है या नहीं, मगर हमें अपना अंतिम संस्कार देखने तो वापस लंदन जाना ही था। कैप्टन बिली मेहता ने मरने के बाद मेरे दिल में भी एक फौजी पैदा कर दिया था और मैं मन ही मन फौजियों को सैल्यूट कर रहा था। दिमाग में बिली मेहता के शब्द बार बार गूंज रहे थे, कश्मीर की वादियों में गूंज रहे थे। हवाओं में एक ही आवाज आ रही थी, वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। तो ये थी कहानी वंस अ सोल्जर। ये कहानी आदरणीय तेजेंद्र शर्मा सर की कहानी, बहुत ही अच्छी कहानी है। निश्चय ही आपको अच्छा लगा होगा सुन के। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही आप सुनते रहिए अच्छी अच्छी कहानियाँ और अटूट बंधन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।